हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू AK स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास में आप बने रहिए, और ये पार्ट 1 होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का, और उसके बाद रेगुलर वीडियो आएंगी इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों आपका शॉर्ट की। पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों आपका शॉर्ट की तथा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट की तथा फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है। दोस्तों, शॉर्ट की तथा फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है दोस्तों, बताइए। तो देखिए, शॉर्ट की दोष के अंतर दिए दे रखे हैं। इसका आंसर दे रखा है शॉर्ट की दोष एरा और फ्रैंकल दोष एरा। तो शॉर्ट की दोष क्या होता है, देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं। शॉर्ट की दोष नंबर 1 पॉइंट है, समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन का जालक बिंदु से क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो समान संख्या में जो धनायन होते हैं, धनायन तथा ऋणायन होते हैं, वह जालक बिंदु से क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक क्रिस्टल जालक होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक क्रिस्टल जालक होता है। जैसे ये क्रिस्टल जालक है, इसमें एक प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, और यहाँ से समान संख्या में, जैसे यहाँ से अब इसी में से एक माइनस और एक प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, और यहाँ पे ये खाली। तो समान संख्या में जो धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल जालक से विलुप्त हो जाते हैं, उसे हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोस्त को हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, धनायन अपना जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाश में आ जाते हैं। ठीक है, जो धनायन होते हैं वह अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाश में पहुंच जाते हैं, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका क्रिस्टल है, यहाँ से यहाँ पे कोई बिंदु है, ये प्लस यहाँ से छोड़कर इस वाले भाग को छोड़कर वह यहाँ पर पहुँच जाएगा। वह क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि क्रिस्टल जालक में रहेगा, लेकिन वह उस बिंदु को छोड़कर अंतरकाश में पहुँच जाएगा। ये हमारा फ्रैंकल दोष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है इसका। तो देखिए, नेक्स्ट बिंदु दिया है, धनायन व ऋणायन आकार लगभग समान होना चाहिए। धनायन व ऋणायन आकार लगभग समान होना चाहिए। ठीक है, और इसका शॉर्ट की दोष में, और फ्रैंकल दोष में होता है धनायन छोटा व ऋणायन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इसका। अगला पॉइंट है आपका, आयन क्रिस्टल के बाहर निकल जाते हैं। शॉर्ट की दोष में आयन क्रिस्टल के बाहर निकल जाते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में आयन अंतरकाश में चले जाते हैं। ठीक है, फ्रैंकल दोष में आयन अंतरकाश में चले जाते हैं, और शॉर्ट की दोष में आयन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 है, शॉर्ट की दोष में आयन का घनत्व घट जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फ्रैंकल दोष में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट की दोष के एग्जांपल क्या होते हैं, NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और CaCl होते हैं। और फ्रैंकल दोष के एग्जांपल होते हैं ZnS, AgCl, AgBr और AgI। ठीक है दोस्तों, अब इसका पॉइंट नंबर 6 है, क्रिस्टल घनत्व घट जाता है, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दोस्तों, ये वाला। देखिए क्या क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, षटकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनीय निविड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट से आने के चांसेस हैं। तो देखिए, ये होता क्या है, षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है दोस्तों। इस प्रकार संकुलन में प्रत्येक पंक्ति के गोले अपने से नीचे पंक्ति के गोले के छिद्रों में जुड़ी होती हैं और षटकोणीय संरचना बनाती हैं, जिसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, जिसे समकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। और इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार होता है दोस्तों, जिसके जितने भी ये गोले होते हैं, गोलों के छिद्रों में नीचे लगाए जाने वाले आकृति को वह षटकोण की तरह मिल जाती है। जैसे देखिए, ये मिल रही है, ये रही षटकोण की तरह मिल जाती है, उसे हम षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन का नियम तथा इसकी सीमा लिखिए। ठीक है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन क्या है और इसकी सीमा लिखिए। तो देखिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। ठीक है, विलय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है, यही वाष्प का राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होता है P माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये होता है आपका क्या, वाष्पदाब अवनमन, और इसके इक्वल टू में होता है क्या, N अपॉन N प्लस N, जो कि क्या कहलाता है, हमारा मोल अंश होता है, जो कि मोल प्रवाह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम उस टाइम में लिख के बताएं, जैसे ये हमारा मोल प्रवाह क्या होता है, मोल प्रवाह W हमारे मोलों की संख्या, जो कि मतलब छोटे मोलों की संख्या होती है, M हमारा द्रव्यमान होता है, जो मोलों की संख्या होती है, और M हमारा द्रव्यमान होता है, और बड़ा हमारा विलय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए इसकी सीमाएं क्या होती हैं दोस्तों, तो देखिए इसकी सीमाएं पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी सीमा क्या होती है, नंबर 1 दिया है, यह नियम अवाष्पशील विद्युत अपघट्टों के तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तनु विलयनों पर लागू होता है। और पॉइंट नंबर 2 है, यह नियम ऐसा विलयन जिसके कणों का संगुणन हो सकता है उन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कण जिनका संगुणन नहीं होता है, यह नियम उन पर लागू नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोललता मोलंश की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मोलरता मोलंश और मोललता में क्या डिफरेंस है, और इनकी डिफरेंस नहीं, हमें इसकी परिभाषा देनी है। तो मोललता क्या है हमारा, देखिए किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी एक मोल लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इसका आयतन लीटर में होता है दोस्तों। ठीक है, लीटर में इसका आयतन होता है। और आपका सेकंड है दोस्तों, सेकंड है आपका मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। उसमें विलयन में लीटर में होता है, इसमें विलायक होता है केजी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होता है, इसे हम एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है दोस्तों, कैपिटल एम स्मॉल एम से दिखाते हैं इसे हम। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसका विलय, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या, ऊपर तो वही रहेगी, विलय के मोलों की संख्या बट्टे में आ जाएगा विलायक का आयतन। ठीक है, विलायक का आयतन जो कि केजी में होता है दोस्तों, केजी में होता है विलायक का आयतन। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। अब देखिए मोल प्रवाह क्या होता है, मोल प्रवाह देख लेते हैं। तो दोस्तों मोल प्रवाह क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय तथा विलायक दोनों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल प्रवाह इक्वल टू होता है Na अपॉन Na प्लस Ne। देखो इसका कहने का मतलब है विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव की संख्या, जो कि Na एक घटक है। ठीक है दोस्तों, और उसमें उपस्थित दोनों विलयन तथा विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को, जो कि Na प्लस Nb दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं दोस्तों, मोल प्रवाह कहते हैं। ठीक है, मोल प्रवाह कहते हैं दोनों के अनुपात को। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी को करके जाइएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन तथा विलय के अनुभार में क्या संबंध है। ठीक है, हिमांक में अवनमन तथा विलय के अनुभार में संबंध बताना है। तो देखिए हिमांक में अवनमन डेल्टा TF होता है, हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा TF। ठीक है दोस्तों, तो इसके बराबर क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता होती है, जो कि हमारी इस प्रकार हो जाएगी, डेल्टा TF बराबर हो जाएगा हमारा अवनमन स्थिरांक इंटू विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन, जो कि केजी में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, देखिए
हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू सी ओ अपॉन एम, नहीं डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000। ठीक है, अब इस ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ बराबर 1000, इतना निकल के आ जाएगा 1000 इंटू के एफ, ठीक है, के एफ स्मॉल डब्ल्यू बटे एम, अब एम इंटू बड़ा वाला डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या निकल के आ जाती है हिमांक में और यदि हमें मोलों का द्रव्यमान निकालना हो, ठीक है, ये निकालना हो तो इसके लिए क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा m इजक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू छोटा w अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए इन सबके हम बोलते क्या है, इनके सिंबल दे रखे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं हम। तो देखिए जहाँ पर m होता है छोटा, स्मॉल m होता है, वह होता है विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का अणुभार, और कैपिटल W होता है वो होता है विलायक का भार, और डेल्टा टी एफ को बोलते हैं हिमांक अवनमन, और डेल्टा और छोटे w को बोलते हैं विलेय का भार, और के एफ होता है मूलन अवनमन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलरता में संबंध बताइए। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इक्वल टू हो जाएगा के बी डैश इंटू मोलरता, जहाँ के बी मोलन उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक है, चलिए अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है। अणुसंख्या गुणधर्म देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है। तो देखिए अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है, तनु बिलियन के वे भौतिक गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कणों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति पर, ठीक है, लेकिन उसकी प्रकृति तथा आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब है ऐसे तनु बिलियनों के वे कण भौतिक गुणधर्म जो बिलियनों में उपस्थित कणों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसके प्रकृति तथा आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा और करके जरूर जाइएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो देखिए इसका आंसर दिया है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल लैम्डा अनंत KCl, ठीक है, लैम्डा अनंत KCl इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अनंत के धनायन प्लस लैम्डा अनंत Cl ऋणायन। ठीक है, Cl इसमें क्या होगी, ऋणायन होगी, और K प्लस होगी, ठीक है, धनायन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, परासरण दाब तथा समपरासरी विलयन तथा प्रतिपरासरण किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समपरासरण दाब तथा समपरासरी विलयन तथा प्रतिपरासरण किसे कहते हैं। चलिए आंसर बताते हैं। सबसे पहले समपरासरी विलयन क्या होते हैं। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, दो परासरी विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। ठीक है, परासरण नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पॉइंट देखते हैं। आपका अगला पॉइंट है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, जब दो भिन्न प्रकार के विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है तो विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है, परासरण दाब का फॉर्मूला होता है P = WRT/MB,
जहां आर होता है ऋणात्मक निर्देशांक और इसका मान होता है 0.082, ठीक है, 0.082 मान होता है। अब आपका अगला पॉइंट है प्रतिपरासरण। तो देखिए प्रतिपरासरण क्या होता है। यदि परासरण दाब से अधिक विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रभावित होने लगते हैं। चूंकि यह क्रिया परासरण दाब के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण दाब कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण दाब कहते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, ठीक है। फैराडे ने दो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट नियम दिए थे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपका पहला नियम है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा कुल आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है, विद्युत की मात्रा कुल आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। ये आपका प्रथम फैराडे का नियम है। और आपका सेकंड फैराडे का नियम है दोस्तों। देखिए सेकंड फैराडे का नियम क्या है, द्वितीय आपका फैराडे का नियम यह है। द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जब किसी श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं, ठीक है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। ऐसे W1 समानुपाती W2 ये तुल्यांकी भार होते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। तो देखिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं दोस्तों। तो रेडॉक्स विभव क्या होता है, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं, धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं, ठीक है, रेडॉक्स विभव कहते हैं। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, OX प्लस NE, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता है इक्वल टू रेडॉक्स विभव। तो आपकी क्रिया बनती है E इक्वल टू E0 माइनस 0.059, ठीक है, 0.059 E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग रेडॉक्स विभव जो कि अपचयन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, नर्नेट समीकरण की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नर्नेट समीकरण, ठीक है दोस्तों, करके जरूर जाएगा। देखो पढ़ते हैं क्या है। वह समीकरण जो सेल के EMF जो कि विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, EMF या इलेक्ट्रोड विभव पर विद्युत अपघट्य की सांद्रता तथा माप के प्रभाव प्रदर्शित करता है, नर्नेट समीकरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों, नर्नेट समीकरण कहलाता है। तो देखिए इसका एग्जांपल है Mn, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस Aq मतलब ठोस होता है, प्लस Ne इक्वल टू Ms ठोस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Emn प्लस अपॉन M इक्वल टू E0 Mn अपॉन M इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीडन और रिडक्शन, ठीक है दोस्तों।
चलिए आज आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहा जाता है। तो देखिए इसके आंसर बताते हैं, वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रोड विभवों के रूप में या क्रम में रखा जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनों विभव के रूप में या क्रम में रखा जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता बताते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता क्या होती है। तो विशेषता देखिए, विशेषता क्या होती है, नंबर 1 होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर प्रबल अपचायक तथा सबसे नीचे प्रबल ऑक्सीकारकों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है। आपकी तीसरी विशेषता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं सभी अम्लों से क्रिया करके, एसिडों से क्रिया करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, सॉरी। ठीक है, चलिए आपका आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा इसका ही, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन का ही रहेगा। आपके कंप्लीट 3-4 वीडियो में आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन, रिएक्शन और न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करनी है तो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वे ठोस जिनमें लघु परास व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस जिनमें लघु परास व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और ऐसे ठोस जिनमें दीर्घ परास कोटि की व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।